हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आपको पीछे हमारे एक स्क्रीन जो चल रही है, इसके अंदर आपको लाल किला दिखाई दे रहा है और लाल किले के ऊपर बहुत सारे कुछ लोग अलग अलग रंगों के झंडे लेकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि इस जगह पर आपको तिरंगे के साथ में एक दो झंडे भी लहराते हुए अगर दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें ध्यान से देखिए। ये आज के दिन की 26 जनवरी 2021 आज के दिन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तस्वीर पूरी दिल्ली को किसी ना किसी तरीके से डरा रही है और पूरा देश जो है स्तब्ध होकर ये देख रहा है कि क्या कारण है कि लगभग 60 दिनों से चला हुआ आंदोलन एकदम से पुलिस व्यवस्था, जब परिंदा भी दिल्ली में पर नहीं मार सकता ऐसी दावा करने वाली जो हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वो इस तरीके से लाचार दिखाई दे रही हैं कि सुबह 7 बजे चले हुए किसान या 10 बजे तक जो घमासान होता हुआ नजर आया था, वो आज के दिन इस समय पर लाल किले पर नजर आ रहे हैं, इंडिया गेट तक मार्च करते हुए नजर आ रही हैं। और हो सकता है इंडिया की जितने भी शासन प्रशासन चलाने वाली व्यवस्थाएं हैं, उन सबको शासन और प्रशासन चलाने वाली व्यवस्थाएं हैं, उन सबको कब्जा करके बैठते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध है, दिल्ली डरी हुई है। दिल्ली इसलिए डरी हुई है क्योंकि ये जिस तरीके का पूरा मूवमेंट है, जिस तरीके का आंदोलन है, ये जो लोग हैं जिस तरीके से डंडे और तलवारें लेकर आगे बढ़ रही हैं, क्या ये किसी आंदोलन का नतीजा है? क्या सच में ये आंदोलन का ही कोई स्वरूप है? क्या इस तरीके से आंदोलन संभव है जिसमें तलवारें, डंडे और पुलिस वालों के पिटाई तक नजर आ रही हो? क्या ये सच में आंदोलन है? तो इसके ऊपर एक एनालिसिस करना जरूरी है। लेकिन असलियत में आंदोलन से पहले हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उसको समझें। और हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं इसे कहा गया लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है कि ये डेमोक्रेसी क्या है। अब डेमोक्रेसी के अंदर आप समझिए, यहां लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। लोगों के लिए शासन है। इसे ऐसा समझिए, जो आज के दिन ये लोकतंत्र है, साधारण शब्दों में, सबसे साधारण शब्दों में, इसे अगर हम थोड़ा सा पहले या मिडिवियल एज, मध्यकाल में या प्राचीन काल में लेकर जाएं तो वहां असलियत में शासन भगवान, अल्लाह या गॉड का, भगवान का शासन कहा जाता था। और भगवान का शासन राजा के द्वारा कहा जाता था और राजा के द्वारा राजा के वंशजों के लिए शासन होता था। राजा के वंशजों, नाते रिश्तेदारों, समूह वालों, नाते रिश्तेदारों और समूह वालों के लिए शासन होता था। समूह वालों के लिए शासन होता था। अब ऐसी सिचुएशन में राजा का, भगवान के नाम पर, भगवान का मीन्स भगवान के नाम पर, राजा के द्वारा और राजा के वंशजों, नाते रिश्तेदारों और समूह वाले जितने भी थे, ग्रुप वाले, उनके लिए शासन होता था। और अब ये व्यवस्था, और इसी को मोटे तौर पर राजतंत्र कहा जाता था। राजा का शासन राजतंत्र कहलाया। आज के दिन जो तंत्र है वो है लोकतंत्र, जिसमें सब कुछ प्रमुख रूप से लोगों के द्वारा है और यही है लोकतंत्र। अब ये तो शासन व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत हो गया। तो सवाल ये है कि ये जो शासन व्यवस्था है ये चलाई कैसे जाएगी? अब ऑब्वियस सी बात है, शासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं ये व्यवस्था चलाई जाएगी, इसमें प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं। मैं पूरे के पूरे आंदोलन को समझाऊंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये प्रमुख विशेषताएं समझे बगैर आप आंदोलन के बारे में नहीं समझ सकते। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोई भी सबसे बेसिक थॉट होता है रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर आप विधि का शासन कहते हैं, क्योंकि असलियत में वो जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन चलाया जाता है, उसमें सब चीजों का एक बेसिक पार्ट कानून है कि किस विधि, किस कानून द्वारा शासन चलाया जाएगा। हमारे देश में इस रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और संविधान के अनुसार, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही सब चीजें स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग दूसरी सबसे बड़ी खास बात है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का पृथक्करण। और जब आप शक्ति के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो असलियत में यहां पर तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जिसे आप साधारण शब्दों में सरकार कहते हैं, जिसे आप साधारण शब्दों में सरकार कहते हैं। एग्जीक्यूटिव के बाद दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, और इस लेजिस्लेटिव यानी विधायिका को साधारण शब्दों में संसद कहते हैं। और तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब यह है न्यायपालिका, कि ये देखना कि क्या ये जो शासन है ये कानून यानी विधि के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहां ये सेपरेशन ऑफ पावर होना किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर आप समझिए संसद होता है, सरकार है, संसद है और सुप्रीम कोर्ट है। ये प्रमुख विशेषता में आ जाती है किसी भी व्यवस्था के अंदर। जुडिशरी होगी, सुप्रीम कोर्ट भले ही ना हो, जुडिशरी हो, अलग अलग व्यवस्थाएं इसमें हो सकती हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इकट्ठी होकर जुडिशरी अलग होगी, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी इकट्ठी होकर एग्जीक्यूटिव अलग होगी, या फिर सब कुछ सुप्रीम होकर लेजिस्लेटिव यानी संसद सुप्रीम होगी। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये तीन चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी होती हैं। यानी यहां अब इस संसद से सरकार निकलती है नॉर्मली। जरूरी नहीं है संसद से सरकार निकले, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हो सकता है, मैं उसमें नहीं जा रहा। संसद होगी, सरकार होगी, न्यायपालिका होगी, ये सब चीजें होंगी। और यहां पर जो लोकतंत्र है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता वहां पर विपक्ष या विपक्षी दलों का होना है। विपक्षी दलों का होना, आगे उसमें आप जो मर्जी कर लें, लेकिन अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन का मतलब होना यहां पर, अपोजिशन का होना यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां सरकार और संसद ये दोनों की दोनों इलेक्टेड यानी चुनी हुई होती हैं। इलेक्टेड जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उसमें एक समूह जो है वो तो सरकार यानी गवर्नमेंट बना रहा है और दूसरा विपक्ष यानी अपोजिशन में है। और जब जब सरकार क्राइसिस में होगी, जब जब कोई पार्टी या कोई भी सरकार क्राइसिस में होगी, संकट में होगी, या वो देश को चला पाने में सक्षम नहीं होगी, तो विपक्ष आकर उस सरकार को की जगह पर बैठता है और सरकार चलाता है। इसीलिए लोकतंत्र के अंदर यहां सरकार जो है उसके हाथ में सत्ता है और विपक्ष जो है वो सरकार की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और यही रीजन है विपक्ष जो आज के दिन कांग्रेस है, पहले बीजेपी थी, वो हर रीजन में सरकार पर कब्जा करना चाहेगा। जब यहां आज के दिन बीजेपी है, यहां पर कांग्रेस या और दूसरी पार्टी है। जब ये बीजेपी और कांग्रेस सरकार में थी तो और बीजेपी यहां पर थी तो भी बीजेपी यही काम करती थी जो सरकार कर रही, आज के दिन कांग्रेस कर रही है। विपक्षी दलों का एकमात्र लक्ष्य सरकार या सत्ता पर कब्जा करना हो, सरकार, अपनी सरकार स्थापित करना होता है। और यहीं पर इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। और यही संघर्ष जो है, इस संघर्ष, कोई लड़ाई झगड़ा लात घूसे जूते चप्पल नहीं होते, वास्तव में एक अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का एक संघर्ष होता है कि अगली बार मैं, अगली बार, इस साल तो भले ही आप, इस बार आप आ गए हैं, अगली बार मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे में सरकार की खास बात यह होती है कि सरकार अपनी नीतियों, अपने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों, लोक कल्याणकारी कार्यों और अन्य जो विकास कार्य होते हैं, विकास कार्य, इनके आधार पर जन समर्थन यानी जनता से समर्थन मांगती है कि हमने आपके लिए ये काम किया, आप हमें समर्थन प्रदान कर दीजिए। लेकिन वहीं अगर विपक्ष को देखें तो विपक्ष की संपूर्ण राजनीति जो होती है
विपक्ष की संपूर्ण राजनीति केवल और केवल सरकार की कमियों को उजागर करने पर होनी चाहिए। सरकार की कमियों को उजागर करने पर होनी चाहिए और होती भी है, करने पर होती है। अब यही एक कारण है कि सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए ही संपूर्ण राजनीति होती है। तो वास्तव में यह सरकार की पोल खोलने का काम करता है, पर सरकार की पोल खोलकर अपना जन समर्थन बढ़ाता है, अपना जन समर्थन बढ़ाता है। ये बहुत साधारण सी बात है। आगे आगे मैं सब चीजों पे आऊंगा, जन आंदोलन पे आऊंगा। अब समझिए मामला क्या है। मामला यह होता है कि आपने एक तरफ बना दिया कि ऑब्वियस सी बात है सरकार है और सरकार के सामने विपक्ष है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती विपक्ष का होना है। विपक्ष जितना बढ़िया होगा, विपक्ष जितना मजबूत होगा, सरकार उतना सीधे चलेगी। विपक्ष जितना कमजोर होगा, सरकार उतनी अड़ियल होगी, सरकार उतनी जिद्दी होगी। यहां जो विपक्ष होता है इसके पास दो अस्त्र होते हैं, और दो अस्त्र कहो या दो तरीके कहो जिसके आधार पर वो अपनी बातें आगे बढ़ाता है या सरकार पर दबाव बनाए रखता है। और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि विपक्ष मजबूती के साथ अपनी बात रख रहा है। समझे, इसके दो अस्त्र हैं, विपक्ष के दो अस्त्र हैं। पहला अस्त्र है संसद में सरकार की आलोचना। संसद में सरकार की आलोचना। संसद में खुलकर सरकार की आलोचना की जाए, बिलों पर रोका जाए, बिलों पर चर्चा की जाए, उसके ऊपर और चर्चा की जाए, और तब तक सरकार के पीछे पड़ा रहा जाए जब तक सरकार उस सही रास्ते पर ना आ जाए। यह होना चाहिए। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक तंत्रीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। चीन से लेकर रूस में ऐसा नहीं होता, भारत में होता है। अब दूसरा, संसद में सरकार की आलोचना की गई, यह सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन जब संसद में सरकार के सामने विपक्षी ना चले तो सरकार के पास दूसरा अस्त्र सड़क पर जाना है, सड़क की राजनीति करना है। इस सड़क की राजनीति के अंदर आप धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, उसके बाद क्या नाम है, धरना प्रदर्शन, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से लेकर मार्च करने तक के आपके पास सारे काम हैं। हड़ताल बुलाते हैं, बंद बुलाते हैं, और ना जाने आपके पास जागरूकता अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, और साथ में संसद का घेराव या फिर किसी भी व्यवस्था का घेराव किया जाता है। और भी 1000 तंत्र, बहुत सारे तंत्र सरकार के पास होते हैं या विपक्ष के पास होते हैं। सड़क पर जाकर जनता को जागरूक करना, जनता को जागरूक करना और ये बताना, जनता को जागरूक करना और ये बताना कि हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जाकर ये बताना, जब जाकर ये बताना तो ऑब्वियस सी बात है, यहां विपक्ष अपने आप को मजबूत करता है और विपक्ष को यहां पर नेतृत्व की जरूरत होती है। हाँ, और यही नेतृत्व पूरे आंदोलन को अपने चारों तरफ घुमाता है। यह नेतृत्व अलग अलग भी था। अगर आप इसी नेतृत्व को उठाकर देखते हैं
तो भाई ये नेतृत्व शुरू से लेकर आखिरी तक मौजूद रहा है और भारत के अंदर 1857 के बाद लगातार ये मजबूत होता चला गया और कांग्रेस बनने के बाद तो इसका कहना ही क्या। अब यहां 3 आंदोलन और 3 आंदोलन करने वाले नेताओं के बारे में हम बात करते हैं। एक गांधी, दूसरे जेपी और तीसरे अन्ना हजारे। क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि दिग्भ्रमित आंदोलन, दिशाहीन आंदोलन, तो असलियत में दिशा रूप या दिशा सहित आंदोलन जो होते हैं बिल्कुल एक व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित आंदोलन होते हैं। पहले वो समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें इन आंदोलनों को समझाने में सबसे पहले, और ना केवल समझाने में, उनकी हैबिट डालने में सबसे इंपॉर्टेंट काम गांधी ने किया है। गांधी के बाद वो काम जेपी ने किया और जेपी के बाद वो काम अन्ना हजारे ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम गांधी ने किया। जेपी और अन्ना हजारे के उनसे थोड़े कमतर आंदोलन थे। अगर आप सबसे पहले गांधी के आंदोलनों को देखेंगे तो गांधी के 4 प्रमुख आंदोलन मोटे तौर पर माने जाते हैं, जो कि थे। वैसे बहुत सारे दूसरे आंदोलन भी थे जो हम उनके बारे में बात नहीं करते। सबसे पहला आंदोलन एंटी साइमन कमीशन आंदोलन था। दूसरा साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन। सबसे पहला खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद हड़ताल वगैरह के बारे में अभी नहीं जा रहा मामला। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और चौथा क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन थे। अब आप इन आंदोलनों की अगर खास बात देखो तो किसी भी आंदोलन में यदि देखा जाए कि एक तरफ नेता होता है और दूसरी तरफ जनता होती है, एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ जनता है, दोनों आमने सामने एक दूसरा का साथ दे रहे होते हैं। वास्तव में जितना नेता को जनता की जरूरत है उतनी ही जनता को नेता की जरूरत होती है। यस, जितना नेता को जनता की जरूरत है उतनी ही जनता को नेता की जरूरत है। और आंदोलन की व्यवस्था, आंदोलन व्यवस्थित होना, आंदोलन व्यवस्थित होना और आंदोलन की सफलता जो है वो अधिकतर रूप में, अधिकांश रूप में नेता की सूझबूझ पर निर्भर करता है। और नेता उस आंदोलन को कितना सही तरीके से संचालित कर सकता है ये इस पर भी निर्भर करता है। आप देख सकते हैं इसमें, यहां गांधी ने साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन चलाया। पंजाब हिंसा हुई, पंजाब हिंसा हुई और पंजाब हिंसा के चलते अमृतसर के अंदर गोलियां चली, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 13 अप्रैल को हुआ, 18 अप्रैल को वापस। सविनय अवज्ञा आंदोलन यदि देखा जाए तो चौरी चौरा का कांड हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। एक गांव के अंदर चौरी चौरा की घटना हुई, गांव के अंदर 24 पुलिस वालों को आंदोलनकारियों ने मार डाला। गांधी जी ने उस घटना के पीछे आंदोलन वापस ले लिया। सीडीएम को अगर आप देखेंगे तो इसकी तो मामला ही अलग था, और क्यूआईएम का भी देखेंगे तो यह आंदोलन कभी वापस ही नहीं लिया गया। तो सवाल समझिए कि असलियत में गांधी जब चाहे आंदोलन वापस ले रहे हैं, और मजे की बात यह, उन्हें जब आंदोलन वापस लेना होता था तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह मशवरा किए वो आंदोलन को वापस लेते हुए डरते नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं डरा, वो उस मामले में कभी नहीं डरे कि इससे उनके जनता पर, उनके जन समर्थन पर क्या असर पड़ेगा, उनके समर्थकों पर क्या असर पड़ेगा। वो अपने निर्णयों को लेकर अडिग रहते थे, वो सही का साथ देते थे। उनकी सबसे पहली खास बात क्या थी? उनकी सबसे पहली खास बात यह थी
उनकी सबसे पहली खास बात यही थी कि वो अपने आंदोलन के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये आजमाते थे कि अपने समर्थकों को बाकायदा एक लिस्ट बताकर भेजते थे कि हम इन मामलों पर, इन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लें, चाहे वो आप असहयोग आंदोलन ले लें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चाहे आप तीसरा जो आंदोलन जो साइमन कमीशन के विरोध में था उसे ले लें, बाकायदा बताया जाता था कि हमारी ये मांगे हैं और इस तरीके से आंदोलन किया जाएगा। सरकार पर विश्वास करके चलना उनकी एक आदत थी, जब तक सरकार खुद वो विश्वास ना तोड़ दे, और अपना विश्वास बनाए रखना उनकी आदत थी। किसी तरीके से धोखा ना देना उनकी आदत थी, और बातचीत के दरवाजे खुले रखना उनकी आदत थी। ये समझ लीजिए, सबसे पहले धोखा ना देना, धोखा ना देना, समझे? बातचीत के दरवाजे खुले रखना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। बातचीत के दरवाजे खुले रखना, सही का साथ देना, सही का साथ देना, और इसके लिए यदि जन समर्थन के विरुद्ध जाना पड़े या जन भावना के विरुद्ध जाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना। यदि जन भावना के विरुद्ध भी जाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना। जाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना, ये इनकी खास बात थी, क्योंकि उन्हें यह डर नहीं था कि मेरा जन समर्थन मुझसे छिटक जाएगा। आज के नेताओं के साथ यही है। 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ना, 60 दिन के अंदर अंदर अपना पेशेंस लूज कर देना और जन सैलाब उमड़ पड़ना। शाहीन बाग के अंदर भी काफी कुछ ऐसा ही। शाहीन बाग में क्या हुआ था? सरकार और विपक्ष, सरकार और उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। इन दो आंदोलनों को तो देखेंगे तो गांधी के साथ आपको जोड़कर नजर आना पड़ेगा। शाहीन बाग एक तरफ शाहीन बाग और दूसरी तरफ ये किसान आंदोलन। दोनों की खास बात क्या? दोनों की खास बात ये कि नेता विहीन आंदोलन, ये दोनों के दोनों थे। नेता विहीन आंदोलन क्या भाई? यहां 4 दादियां बिठा दी, कानून का दूर दूर तक पता नहीं, संविधान का दूर दूर तक पता नहीं, क्या मामला चल रहा है पता नहीं, सीएए के बारे में तक नहीं पता था। मैंने कितने उनके इंटरव्यू देखे शुरू से लेकर आखिरी तक। हम कहां जाएंगे? जब सीएए पढ़ा ही नहीं तो पता कैसे लगेगा कि आप कहां जाएंगे? जानबूझकर ऐसी 4 दादियों को बिठाया जाना जो सिंबॉलिक रूप से लोगों को भावनात्मक रूप से तो जोड़ेंगे, लेकिन उनमें किसी भी सरकार से बात करने की क्षमता नहीं थी। यही एक मजबूरी थी कि सरकार ने कभी भी इन्हें बात करने के लिए ना तो बुलाया और ना ही इनसे कोई सरकार का व्यक्ति बात करने आया, क्योंकि किससे बात करेंगे? यहां इन आंदोलनों की दूसरी खास बात क्या? अच्छा, किससे बात करेंगे? दूसरी खास बात क्या? अच्छा एक चीज और कि किसान आंदोलन में देखेंगे तो यहां पर भानुमति का कुनबा, कोई एक बड़ा नेता बता दो जो कि सभी किसानों का एकमात्र नेता बनने की बात कह रहा हो। एक भी नहीं था। भानुमति का कुनबा टाइप का है। 10-12 किसान समुदाय हैं, 10-12 यूनियनें हैं जिनके नेता अलग अलग संगठन बनाकर अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये जो भानुमति का कुनबे वाले नेता हैं, इनको जब बुलाया जाता है तो पूरी फौज जाती है। भाई, इरविन से मिलने जब गांधी जी को जाना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, इरविन से मिलने जब गांधी गए तो अकेले गए थे, अपने साथ 20 बंदों की फौज नहीं लेकर गए थे। यस, 20 बंदों की फौज नहीं ले गए थे, अकेले गए थे, बिल्कुल अकेले। 20 बंदों की फौज नहीं थी।
इरविन के पास गए, एग्रीमेंट किया, साइन किया, गांधी इरविन एग्रीमेंट हुआ, पैक्ट हुआ और गांधी वापस आ गए, क्योंकि नेता थे, नेतृत्व था उनके पास। इनमें से 4 दादियों को उठा के किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। हमें यह कानून वापस चाहिए। पीछे बैठा एक समूह, इन दोनों के पीछे बैठा एक समूह उनको यह कहला रहा है, एक समूह उन्हें डरा रहा है कि आपको निकाल देंगे, आपको भगा देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, कांग्रीगेशन कैंप में डाल देंगे। डर गए। सीएए क्या है पता ही नहीं। हमें भगा देंगे, कानून वापस लो, हमें भगाने वाला कानून वापस लो, हमें भगाने वाला कानून वापस लो, हमें भगाने वाला कानून वापस लो। इसके अलावा भाई आंदोलन के अगला चरण क्या होता है? आंदोलन का अगला चरण है चर्चा, क्योंकि ना तो 100% सरकार गलत होती, ना ही 100% आंदोलनकारी सही होते। भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते हैं, गांधी भी उठाते थे। गांधी के हर आंदोलन के अंदर आपको दिखेगा ताड़ी और शराब के विरोध में प्रदर्शन, और हर विपक्षी नेता जानता है कि जब वो सरकार में आएगा तो शराब तो उसे चलानी पड़ेगी, बंद नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा टैक्स तो उसी से आता है और लोग पिए बगैर मानेंगे नहीं। गांधी भी लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दे जरूर रखते थे, ऐसा कोई ना कोई मुद्दा जरूर रखते थे, टैक्स कम करने से लेकर दूसरी चीजों का जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो। लेकिन गांधी मूल मुद्दा उसमें एक रखकर सारी मामला उसी के चारों तरफ घुमाते थे। 4 दादियों को गांधी से कंपेयर किया जाए तो 4 दादियां भजन कीर्तन करने के लिए ठीक थी, इनको कुछ आता जाता नहीं था, और यह कड़वी सच्चाई है। और यही कारण है सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं था किसी से, और सरकार जानबूझकर, क्यों ये षड्यंत्र लगते हैं? क्योंकि जानबूझकर सरकार के पास आपने बात करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। किससे बात करेगी? मंत्री जी भेज दिए, मंत्री जी आके बैठेंगे, दादी क्या समस्या है कि कानून वापस लो, तुम हमें भगाओगे। मंत्री जी कहेंगे नहीं दादी ये तुम्हारे लिए नहीं है, कि नहीं हमारे लिए है, भगाओगे। ऑप्शन नहीं बचा ना। जब ऑप्शन ही नहीं बचा किसी रास्ते पर, किसी मूल मुद्दे पर पहुंचने का, और सरकार को गिराना या सरकार को झुकाना ही अपनी विजय का प्रतीक मान लिया जाए, तो ऐसे में तो सरकार खाली हाथ खड़ी होगी, सरकार को के पास बल प्रयोग करेगी। अब ऐसे मामलों में क्या होता है, अब यहां दूसरा देखेंगे फिर दूसरा मामले में आएंगे। किसान आंदोलन में भानुमति का कुनबा है, 12 से 15 संगठन है किसानों के। अब 15 किसान संगठन है, सरकार एक 15 किसान संगठन है, तो 15 किसान संगठनों ने जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो याद कीजिए कह रहे थे एमएसपी पे बात होगी, एमएसपी वापस लो, एमएसपी वापस, एमएसपी को के लिए कानून बना दो। सबसे पहले यही डिमांड लेके आगे बढ़े थे कि एमएसपी को वापस लेना पड़ेगा, एमएसपी के ऊपर कानून बना दो और उसे पक्का कर दो। सरकार कह रही थी कि एमएसपी पे कानून अभी नहीं बन सकता, क्योंकि पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, हम देते रहेंगे, ये पक्का है, क्योंकि सरकार को फूड प्रोग्राम्स के लिए किसान के अनाज को खरीदने की जरूरत है, एफसीआई के थ्रू किसान के अनाज को खरीदने की जरूरत है। तो हम ना तो मंडियां बंद करेंगे ना और कुछ, बस एक अल्टरनेट सिस्टम दे रहे हैं आपको। अब यहां डरा दिया गया कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी, तुम्हारी जमीनें छीन ले जाएंगी, तुम्हारी जमीनें खरीद लेंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। जिन किसानों की जमीनें बिकी हैं आज के दिन वो अरबपति खरबपति हैं, कम से कम करोड़पति तो है ही है, नहीं तो दिल्ली के आसपास और हरियाणा के बड़ी संख्या में शहरों के आसपास जो किसानों की जमीनों की कीमत है वो उनसे पूछकर देख सकते हैं। और जितने किसान आपको जैगुआर से लेकर हमर तक की गाड़ियां और 35 लाख के ट्रैक्टर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे नहीं, मैक्सिमम ये वो लोग हैं जिनकी जमीनें बिकी और जमीनों के अच्छे दाम मिले और वो बिजनेसमैन ने खरीदी। आज से पहले भी जमीनें बिजनेसमैन के द्वारा खरीदी जाती जा रही हैं। आज कौन सी नई बात है? एमएसपी का कानून पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और अभी भी अल्टरनेट रूप में अपना जो आप सामान है वो बनिए को ही बेचते हो, व्यापारी को ही बेचते हो। बस वो थोड़ा बड़ा व्यापारी आ जाएगा, इसलिए छोटे वाला डर रहा है। और सबसे बड़ा जो खून चूसने वाला किसान का खून चूसने वाला जो एक पिस्सू प्राणी है, आड़तिया, वो इस मामले को उठा रहा है। और उन आड़तियों के माई बाप, बड़े बड़े राजनीतिक दल, वो इस आंदोलन को उठा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है?
समस्या यह है, अगर वो एक राजनीतिक दल यहां आ जाएगा तो केवल उसी का किसान यूनियन आगे बढ़ेगा, बाकी किसान यूनियन उसका साथ नहीं देंगे। सबको साथ देने के लिए, सबको साथ लाने के लिए आपने भानुमति का कुनबा बना दिया, जिसमें 12 से 14 बंदे हैं। अब जैसे ही 12, 14, 15 संगठन हैं, इन संगठनों में हर किसी में होड़ लगी होती है कि मुझे दूसरे से अलग दिखना है या मुझे दूसरे से ज्यादा मांगे रखनी है। होड़ लग चुकी है कि मुझे एक किसान से, एक संगठन के नेता से, टिकैत से मुझे दूसरे ज्यादा मांगे रखूंगा तभी मेरी बात सुनी जाएगी। फिर टिकैत उससे एक कदम आगे बढ़ जाएगा, फिर तीसरा एक कदम, चौथा एक कदम। भानुमति का कुनबा पहले अपने आप में ही सर फोड़ लेगा। ऐसा ही हो रहा था। नतीजा क्या कि एमएसपी से शुरू हुआ आंदोलन, एमएसपी से जो शुरू हुआ आंदोलन था वो केवल एक बात पर अटक गया, कानून वापस लो। कानून में सुधार की तो गुंजाइश ही खत्म, कानून वापस लो। और यही तो वो आड़तिए चाहते थे कि जो व्यवस्था है वो बनी रहे, और वो जिस तरीके से गरीब किसानों का खून चूस रहे हैं, स्ट्रॉ लगा लगा के बना रहे, कमीशन मिल रहा है उनको, उनका कोई कॉम्पिटिटर ना आए, वही तो ये चाहते थे और वही हुआ। और बड़े इन नेताओं की कौन सी गारंटी है? इन्हीं के जो नेताओं के, इन्हीं नेताओं के गुर्गे जो होते हैं वो आड़तिए का काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। आड़तिए का लाइसेंस ही उन लोगों के पास है जो इनके गुर्गे हैं या गुंडे हैं या फिर बदमाश हैं या इनके परिवार वाले या रिश्तेदार हैं, और कोई कुछ नहीं है। इन्हीं के परिवार वालों के पास वो सब कुछ है। अब ऐसी सिचुएशन में दादियों के पीछे बैठा समूह इनको डरा रहा है, और ये भानुमति का कुनबा जो है वो कंफ्यूज है। सरकार ने इनसे बात करी क्योंकि यहां 12-15 सही लेकिन नेता थे, लेकिन समस्या क्या है, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा कि 12-15 नेता थे, एक नेता नहीं था। सरकार एक मांग मानती तो दूसरे वाला कुछ ज्यादा लेके अड़ जाता, फिर दूसरी मांग मानेंगे तो तीसरा अड़ जाएगा, तीसरी मांग मानेंगे तो चौथा अड़ जाएगा, और ऐसे ऐसे करके 15 जब होंगे तो सरकार की मांगे मानते मानते लास्ट में सरकार यही कहेगी, कानून वापस ले नहीं सकते, आप घर जाइए, हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। यही यहां पर हुआ। जो 60 से 70 दिन जो भी इनका प्रोटेस्ट चला वो यही चला, इसके अलावा कुछ नहीं था। सरकार शांत बैठी हुई थी। अब दूसरे तौर पर अब आ जाइए, विचारधारा के नाम पर बातचीत नहीं हो पा रही, तो आपने क्या किया? अब यहां तीसरा एक संस्थान या एक प्रमुख संस्थान सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में यहां एक कमेटी को भेजा, इंटरलॉक्यूटर्स को भेजा। तो असलियत में अब सुप्रीम कोर्ट संस्थान के ऊपर ही सवालिया निशान लगा दो। यार, सुप्रीम केवल सरकार नहीं है, केवल सरकार नहीं है देश में, सुप्रीम कोर्ट भी है जो सीएए की संवैधानिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करता है कि वो सही है या नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इससे भारत के बड़े संख्या में जो नागरिक हैं वो परेशान होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देती है। जब सुप्रीम कोर्ट को समस्या नहीं लग रही, जब विपक्षी दलों को समस्या नहीं लग रही, किसी को समस्या नहीं लग रही, तो चार दादियां इतनी इंटेलिजेंट हो गई हैं कि इन्हें सब समस्याओं का पता है, क्योंकि उनको नहीं, उनके पीछे बैठा हुआ एक समूह जिसका काम ही अराजकता फैलाना है उसको समस्या थी। और वो अगर सामने आ जाता है तो उसके पीछे के जितने काले चिट्ठे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलॉक्यूटर्स भेजे, नतीजा क्या भैया? नतीजा ये, इंटरलॉक्यूटर्स भेजने का नतीजा ये, जो बातचीत करने के लिए जो समूह भेजा गया उसका मेन मुद्दा ये था कि वो इनसे पूछे कि चाहते क्या है, कि भाई आम आदमी के तरीके से बात करके देखते हैं। वहां पर एक वीडियो सामने आता है दादियों के मूवमेंट में, तीस्ता सीतलवाड़ जैसी एक कार्यकर्ता जिसका नरेंद्र मोदी के साथ शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, और जिसे कहते हैं कि वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर सांस के साथ मोदी को खत्म करने की एक कसम खा के बैठी हुई है। ऐसे ऐसे नेता जो अपनी अनार्की के लिए, अपनी अराजकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उमर खालिद आप सुना होगा नाम, उसके बाद वो बहुत से कि इतना मलबा डाल दोगे असम अलग हो जाए, बहुत से ऐसे नेता आए जिनकी वीडियोस तक सामने आए एनआरकी के लिए। और जनता, और पेशेंस देखिए सरकारों का, यहां पर 30 लाख की जनता को बंधक बना के बैठे हुए थे एक सड़क के थ्रू, और कोई कुछ नहीं बोला, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से परेशान होते रहे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोले।
समस्या यहां तब आई जब यहां इनका पेशेंस, ये जो पीछे बैठे हुए जो षड्यंत्रकारी थे, इनका पेशेंस लूज हुआ। और जब इनका पेशेंस लूज हुआ, उन्होंने कहा एक सड़क को बंद करने के ऊपर कुछ नहीं हुआ तो अब बाकी सड़कें बंद करो और लोगों को भड़काओ। दंगा तब होता है। नेतृत्व विहीन था, बातचीत का रास्ता सरकार से बंद कर रखा था। सरकार ना तो सरकार की बात मानी जा रही ना और कुछ। ऐसा नहीं, सरकार क्यों चाहेगी सड़क बंद रहे? बात तो करो, उसमें सुधार करने की गुंजाइश हो तो सुधार के बारे में कुछ ज्ञापन दो। आप ये कहो कि सर कानून वापस लो, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि कोई घुसपैठिया मेरे देश के अंदर घुस के बैठे और मैं उसे अपने देश से बाहर ना निकाल पाऊं? भाई उसके लिए कोई कानून तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई कानून नहीं। वो सब आएंगे और ऐसे ही रहेंगे। खाला जी का घर है क्या? लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह थी कि असलियत में सरकार को गिराना एक मंशा होती है। बातचीत तो यहां मामला था ही नहीं, और जो 4 दादियां बैठी थी उन्हें पता ही नहीं था कि उनका प्रयोग क्या हो रहा है। पीछे बैठे हुए संगठन जो थे वो सारा खेल रच रहे थे। नतीजा ये कि व्यवस्थाएं जो थी उनको चरमरा दिया गया। नतीजा क्या? महत्वपूर्ण सड़कों को बंद करो, लोगों को बंधक बनाओ, पूरी दिल्ली जाम कर दो। क्या हुआ? दंगे हो गए फिर सरकार पे और हिंदूवादी संगठनों पे आरोप लगा दो कि इन्होंने हमें मारा। समस्या ये है, और खासकर उस टाइम पीरियड के दौरान जब एक विदेशी मेहमान, विश्व शक्ति का प्रतीक, वो भारत के दौरे पर आया हुआ है। टाइमिंग भी अजीब। तो ऐसे में आंख का अंधा, अकल का अंधा या बेवकूफ गधा ही होगा जो ये नहीं समझेगा कि पीछे कोई षड्यंत्र था। क्योंकि उसी दिन क्या मामला था यार, आप अपने पिताजी से अगर लड़ रही हैं और घर में कोई मेहमान आया है तो हर इंसान चुप हो जाता है कि घर की इज्जत का सवाल है। 2 दिन बाद बात करेंगे, 2 दिन पहले बात करेंगे, उसके जाने के बाद बात करेंगे। उसी दिन क्या आप अपने पिताजी से, घर के अंदर लड़ाई हो रखी है और मेहमान आ रहे हैं, क्या उसी समय मेहमान के सामने लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे। नेतृत्व विहीनता यही है, दिशाहीनता यही है कि आपने संवाद का रास्ता बंद कर दिया। संवाद नहीं बचा, संवाद का रास्ता बंद, बातचीत बंद, ऑप्शन ही नहीं है। किससे बात करोगे? 4 दादियां बैठी हुई, जाओ बात कर लो। हर कोई तालियां बजा रहा है, बिरयानी खा रहा है, और इमोशनल इशू ऐसा कि महिलाओं को बिठा दिया है ताकि ऐसा लगे कि सच में परेशान है। बातचीत में ऑप्शन भी तो होगा ना कि उन घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या किया जाए। और उसके बाद भड़काया क्या जा रहा है? रंगा बिल्ला नाम बता देना। अरे भाई, रंगा बिल्ला नाम बताने में बुराई नहीं है, लेकिन जिसने रंगा बिल्ला नाम बताया वो असलियत में अपना ही नुकसान कर रहा है। 20 साल उसका मुकदमा अगर कोर्ट में चलेगा सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि जो उसने गलती से नाम रंगा बिल्ला बता दिया वो रंगा बिल्ला नाम नहीं था, वो तो गलती से चढ़ा दिया, उसका असली नाम ये है। 20 साल में 2 पीढ़ियां निकल जाती हैं, उसकी खुद की जीवन खराब हो जाएगा और उसका जो बच्चा बड़ा होगा उसका जीवन खराब हो जाएगा। और सरकार उस आगे उसे क्योंकि झूठ न बोला और सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है तो उठा के कांग्रीगेशन कैंप में डालना ही पड़ेगा। तो समस्या को समझिए। और सरकार ने आसाम में भी डेट दी कि 2014 के बाद। अब कोई इंसान 2014 के बाद, पहले का ही कोई रिकॉर्ड, एक पर्ची तक नहीं है, तो यार कैसे आदमी हो यार तुम? कोई पुलिस का चालान, सरकारी पर्ची कुछ तो होगी तुम्हारे पास। कुछ भी ना हो तो क्या समस्या है? तो समस्या ज्यादा है। 2019 रखवा लो डेट, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, क्योंकि सारा मामला धर्म के नाम पे जोड़ना है और धर्म के नाम पे भड़काकर लोगों को दिखाना है कि हम सेक्युलर जो भी काम कर रहे हैं। और साथ में सबसे बढ़िया एक काम और, प्रीएम्बल साथ में रख लोगे जी, प्रीएम्बल में ये लिखा है, और जो खुद नहीं पता होगा प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, संविधान में क्या लिखा हुआ है उसे खुद नहीं पता होगा। 4 दादियों को 4 आर्टिकल पूछ लो, पता ही नहीं। चारों दादियों को 4 आर्टिकल पूछो, पता ही नहीं कौन से हैं। प्रीएम्बल पढ़ के सुना रहे हैं। अरे प्रीएम्बल के अंदर उसके मीनिंग क्या है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो भी नहीं पता। मंशा थी खराब, लोगों को पकड़ा दिए, लोग ढोंग करने लगे हुए हैं। नतीजा क्या? नतीजा ये कि पूरे देश के अंदर जब ये बात फैलने लगी और दिल्ली की बाकी सड़कें घूमने, मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे डर लग रहा था यार, मेरे यहाँ के सड़क अगर बंद हो गई तो क्या होगा? मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा। और इस मामले में कि नहीं जी हमारे को तो डर लग रहा है, तो मेरे को डर लगेगा, मैं नहीं निकलने दूंगा उसको। फिर असलियत में 2 समुदायों को भिड़ाने का काम तो आपने यही कर दिया है।
तो समस्या क्या होती है, मेरे घर के आसपास भी जब सड़कें बंद होनी शुरू हुई, सिलमपुर वाली सड़क बंद होनी शुरू हुई, जाफराबाद वाली सड़क बंद होनी शुरू हुई, खुरेजी वाली सड़क बंद होनी शुरू हुई, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये था, अगले 1 महीना में कैसे जीवन बिताऊंगा। सब कुछ तो बंद हो गया, अब भाई सुबह से लेकर शाम तक मैं अपना काम कैसे करूंगा। मेरे को तो एक तरीके से, अजीब तरीके से बंधक बना लिया। अर्बन नक्सलिज्म यही तो था कि इन सड़कों को, इन शहरों की सड़कों को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर दो कि ये जो व्यवस्था है चरमरा जाए और देश घुटनों पे आ जाए। अर्बन नक्सलिज्म यही तो था, यही तो कंसेप्ट था जो 2018 में आया था। 19 में करके दिखा दिया, 20 में करके दिखा दिया, 21 में चल रहा है अर्बन नक्सलिज्म। भले ही उसके कोई सबूत ना हो, क्योंकि बोली हुई बात का जब तक ये वीडियो ना हो, मैंने किसी के कान में कह दिया, क्या सबूत होगा, कुछ भी नहीं। मैंने किसी के कान में, या हमने 10 लोगों ने कोई मीटिंग करी और उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं, तो सबूत क्या होगा, कुछ भी नहीं। उसके तो असर दिखाई देंगे, असर यही थे। एक दूसरा, शुरुआत कहां से हुई थी, एमएसपी पे कानून बनाओ, कहां पहुंची, कानून वापस लो। उसके बाद आगे क्या, 26 जनवरी परेड, उसके बाद क्या, 26 जनवरी परेड करेंगे, परेड के नियम मान लिए, अब क्या नियम कहां गए, भाड़ में। अब हमने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, अब बताओ क्या करोगे। दिग्भ्रमित आंदोलन, दिशाहीन आंदोलन। गांधी क्या करते थे, गांधी ने कभी जनता को नहीं भड़काया, जनता को यह नहीं कहा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी से गद्दारी नहीं करी। वो तो अपने विरोधी को भी संभलने का एक मौका देते थे, और उन्होंने अपने विरोधियों के ऊपर तब कभी दबाव नहीं डाला, तब उन्होंने अपने विरोधियों पर कभी दबाव नहीं डाला जब उनका विरोधी समस्या में होता था। वो आंदोलन भी उस समय को देखकर करते थे जब उनका विरोधी जो है वो किसी समस्या में फंसा हुआ नहीं होता था जनरली। तीसरी बार वाले में वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था, जब सर पे आन पड़ा तब जाके उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया, वरना उसमें भी वो चुपचाप कोई ना कोई सिविल इंडिविजुअल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे। तो गांधी से अगर कंपेयर किया जाए तो ये दो आंदोलन कम, एनार्की ज्यादा है, ब्लैकमेलिंग ज्यादा है। अब आज के दिन क्या हुआ है, नियम कहां गए पता नहीं, लाल किले की छत पे चढ़े हुए हैं। बातचीत क्या थी कि कानून वापस लेके दिलवाएंगे, ठीक है, कानून वापस ले लेंगे तो आड़तियों की ही तो जय जयकार होगी, बाकी बचा कौन। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर रोजगार आए, क्योंकि रोजगार आड़तिया तो देने वाला नहीं है। आड़तिया तो चाहेगा आपकी अगली 50 जनरेशन भी किस खेती करे और वैसे ही जिए हैं। रोजगार कौन देगा, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन, मशीनें लगेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, वहां से रोजगार आएगा। एक फैक्ट्री के अंदर अगर 5000 बंदा भी काम कर रहा है तो वो आपके एरिया का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन मजबूरी क्या है, वो फैक्ट्री हवा में नहीं लगेगी, वो जमीन लेगी, उस जमीन की आपको कीमत मिलेगी, साथ में आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है, आड़तिये का काम बंद हो जाएगा। जमीनें पहले भी फैक्ट्रियां, कंपनियां खरीदती रही हैं, मुआवजे का पैसा खूब मिलता रहा है, पहले भी सरकारें जमीनें खरीदती रही हैं, हजारों करोड़ों रुपए के मुआवजे बांटे जाते रहे हैं, उससे आम आदमी के पास पैसा पहुंचता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, कब्जा करेंगे तो कहां जाएंगे, अपनी चाटनी तो है नहीं उन्होंने जमीन, अपने घर तो लेके नहीं बैठेंगे, उस जमीन के ऊपर किसान ने ही काम करना है। अब कहते हैं बंधुआ मजदूर बना देंगे, कहां का बंधुआ मजदूर बना देंगे, पढ़ा लिखा आदमी कभी बंधुआ मजदूर नहीं बनता। अनपढ़ अंगूठा टेक जो होगा वो बंधुआ मजदूर बनेगा, पढ़ा लिखा आदमी तो अल्टरनेट ढूंढ लेगा। अब आपकी जमीन फ्री में तो छीनने वाले हैं नहीं, उसकी एक कीमत होगी जो करोड़ से शुरू होगी, 50-60 लाख से शुरू होगी। अब ऐसे में उस जमीन से क्या आप 60 लाख रुपए अगले 50 साल में कमा पाएंगे, जितने का एक खेत बिक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बेच दो, मैं ये कह रहा हूं दिशाहीन हो चुका है ये आंदोलन, इसको समर्थन मत दो। दिल्ली पर संस्थाओं पर कब्जा करके आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी इंटरवेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इंटरवेंशन किया, 4 लोग बैठा दिए, कमेटी बना दी, उस कमेटी पे सवाल उठा दिए कि ये तो पहले ही समर्थन करते हैं, तो यार अपने बंदे भेज दो। और जस्टिस बोबडे ने कहा कि कोई इंसान उसकी अच्छाई बता चुका है तो इसका मतलब ये नहीं समर्थन कर रहा है, और इंसान का विचार बदल भी सकता है। बात तो करो लेकिन बात नहीं कर रहे,
बात बेनतीजा निकल रही है। 11 दौर की बातचीत और बेनतीजा। उसके बाद आपने क्या किया? धोखा दिया सरकार को। सरकार को धोखा दिया। यहां सरकार से बातचीत नहीं हुई तो दंगों का एक माहौल बनाने में देर नहीं लगी, और यहां आके आप देखेंगे तो पूरी की पूरी सरकार के संस्थानों पे कब्जा कर लो। सरकार को प्रोवोक करो, सरकार को प्रोवोक करो, उकसाओ कि वो कुछ ना कुछ बल प्रयोग करे, कुछ ना कुछ बल प्रयोग करे, हिंसा करे, मारे, भड़काओ। अब सरकार किसान आंदोलन को मारेगी, जो लाल किले पर चढ़े हुए हैं, जो संसद की छत पे चढ़े हुए हैं, जो राष्ट्रपति भवन की छत पे चढ़े हुए हैं, उनके ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा, 2-4 लोग मरेंगे। इनके ऊपर बल प्रयोग किया, 2-4 लोग मरे। सारे कौन हैं? सिख। अब उनको यह भड़काया जाएगा, अगर तुम्हारी सरकार होती, अगर तुम्हारा अपना देश होता, अगर तुम्हारे अपने लोग होते, प्रधानमंत्री एक सिख होता, तो अपना एक भी सिख भाई नहीं मारा जाता। खालिस्तान जिंदाबाद। उन्हें यह नहीं पता कि मामला किसान और सरकार का है। दुनिया की किसी भी जगह चले जाओ, किसान और सरकार के बीच में इस तरीके की झड़प आम है। पहले भी ऐसा ही होता था। जान के भड़काया गया, क्योंकि नेता नहीं है कोई, तो जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेगा। कोई नेता नहीं है तो जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेगा। छोटे मोटे नेता हैं जिनके किसान यूनियन के नेता ही लोकल लेवल पर जानते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नेता नहीं है, तो जिम्मेदारी भी किसी की नहीं। और क्योंकि कोई पार्टी नहीं है और विपक्ष वैसे ही धराशायी है, सड़क की राजनीति करना नहीं जानता, वो गुस्सा तो भड़का रहा है सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काने में जाट आंदोलन, नतीजा देख सकते हैं, सब कुछ फूंक के निकल लिए। नतीजा आप देख सकते हैं, गुज्जर आंदोलन बहुत संयमित रहता है, क्योंकि किरोड़ीमल बैसला से लेकर जितने भी आंदोलनकारी हैं वो बहुत संयमित रहते हैं, क्योंकि एक नेता है। जाट आंदोलन, जो आरक्षण आंदोलन था, एक नेता नहीं था, नतीजा क्या? 35,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। यहां एक नेता नहीं था, दिग्भ्रमित दिशाहीन आंदोलन, जिद का मारे, सिर्फ एक अपना एटीट्यूड, सरकार को नीचा दिखाना एकमात्र लक्ष्य है। लोकतंत्र में सकारात्मक भूमिका निभाई जाती है। केवल सरकार को बुरा दिखाकर, केवल सरकार को बर्बाद करके आप संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन ऐसा भारत में हो रहा है। लोकतंत्र कमजोर होता है इससे। सरकारें जो हैं वो एरोगेंट होती चली जाएंगी। ये सरकार, भाई सीधी सी बात है, वो सरकार इतनी एरोगेंट क्यों है? वहां इन 4 दादियों की जगह एक नेता खड़ा होता, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सरकार उससे बात करती, उससे नेगोशिएट पक्का करती। 4 दादियों से बात करके कोई फायदा नहीं। 4 दादियों से एक आम आदमी भी जाके बात करेगा, वो सास बहू और साजिश वाली कहानियां ज्यादा गिनवाएंगी। हां, यहां सरकार बात कर रही है, कोई मान के राजी नहीं है। सरकार को इतना मजबूर कर दो कि संसद की छत पे खड़ा हुआ हूं मैं, मारूंगा अब तो मैं, फूंक दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। और एक आधा काम अगर अराजक तत्वों के मामले में हो गया तो क्या आउटकम आएगा पता नहीं, उससे मतलब भी नहीं है। हम तो केवल आंदोलन करना जानते हैं, करेंगे। सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, दिखाएंगे। सरकार को झुकाएंगे और फिर उसके बाद अपनी पीठ थपथपाएंगे, देखो हमने सरकार को झुका दिया, लाल किले पर झंडा फहरा के आए। और अगर सरकार ने कुछ भी किया, खालिस्तान जिंदाबाद, इधर से आईएसआई वाले अब्बा बन के दिखाई देंगे। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। शिव विहार के अंदर जहां दंगे हुए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी वीडियोस को दिखा दिखा के लोगों को दिखाया जाएगा कि ध्यान से देखो, आप लोगों को इतना मारते हैं, ये मेजॉरिटी है, ये आपका देश नहीं है, मारो, आतंकवादी हमले करो। सरकारें जब ये कहती हैं कि बाहरी तत्व या साजिश करने वाली शक्तियां अंदर पैठ कर रही हैं, तो उनका मतलब ये होता है। और जितने ये लोग इस समय पर एकदम से दिल्ली पर चढ़ आए हैं, जिन्होंने सारे वादे तोड़ दिए हैं, उसका मतलब भी यही था, उसका मतलब भी यही था। सरकार को मजबूर कर दो,
कि सरकार हिंसा के मारे आपको मारे। गांधी जी के समय पर हिंसा नहीं हुई, कभी कभी नहीं हुई हिंसा। जहां गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट देखा, आज के दिन जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी लिखेंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर मैंने हिंसा को आज प्रमाणित कर दिया तो आगे फिर आंदोलन में सारे बंदे हिंसा करना शुरू कर देंगे और पूरा हिंसात्मक आंदोलन हो जाएगा, सरकार को दमन करने का एक मौका मिल जाएगा। तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई हिंसक घटना नहीं हुई। और उसके बाद नेता की खास बात क्या होती है, यहां पर ये चार दादियां कभी भी उस जन भावना के विरोध में बोल पाती? अरे यही नहीं पता था मामला क्या है। वहां जनता जो भड़की हुई थी उसे नहीं पता मामला क्या है, पीछे बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो षड्यंत्र कर रहे थे। यहां पर भी यही है। आम किसान को तो आंदोलन का पता ही नहीं है। वही किसान, ये ज्यादातर किसानों को कई बार तो नेता इस तरीके के भाषण भी दे देते हैं कि भाई बिजली मतलब पानी के अंदर वो कड़कपन नहीं रहा जिसकी वजह से फसल अच्छी हो। कि क्यों कड़कपन नहीं रहा? क्योंकि जी बिजली निकाल ली। अब बिजली निकाल दी तो ताकत नहीं रही पानी में, और पानी में ताकत नहीं रही तो तुम्हारे पास पानी फोका पानी, खाली पानी भेजा जा रहा है। ऐसे ऐसे नेता बहस कर रहे होते हैं यार, और ऐसे ऐसे किसानों को भड़काया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि सारे अनपढ़ हैं, लेकिन ज्यादातर किसान जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अब मीडिया भी उसमें से एक दो किसानों को दिखा देती है जो फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन बाकी जो दिखाई दे रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। यस भाई, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मैं ज्यादातर किसानों से मिलता हूं, मैक्सिमम को इतना पता है फसल कैसे होगी और व्यवस्था क्या है। नए कानून के बारे में अभी भी किसी को नहीं पता। एक डर है, डर कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, रिलायंस आ जाएगा। रिलायंस के खिलाफ नफरत इतनी कि जाके 1500 टावर तोड़ दिए। भाई असलियत में रोजगार तो उसी के पास मिलेगा ना, वरना पूरी जिंदगी तो आप खेती किसानी करते रह जाओगे। आपके बेटे जो रोजगार ले रहे हैं, हम लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, या मैं मैक्सिमम क्लासेस भी जो ले रहा होता हूं, वो एक उद्योगपतियों ने पैसा लगाया उसी की वजह से तो ले रहे हैं। आम आदमी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके, और सरकार के पास इतनी क्षमता कभी नहीं हो सकती कि वो रोजगार ढंग से दे दे। सरकार जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा 3% लोगों को रोजगार दे सकती है। जितनी मर्जी अच्छी सरकार क्यों ना हो, 3%, मैक्सिमम 3% लोगों को रोजगार दे सकती है, और बाकी लोगों को रोजगार देने का काम जो है ये बड़े उद्योगपति करते हैं, जो देश की जनता को लगभग 20 से 25% जनता को कम से कम रोजगार देते हैं। अभी भी आपके देश में 18 से 22% या 24% के करीब ऐसा डाटा है जो ये उद्योगपति आपके देश में रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत होता है यार ये, और पैसा देने के नाम पर भी यही उद्योगपति कमा के दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास तकनीक है, उनके पास दिमाग है। तो इतना विरोध करना जायज नहीं है, क्योंकि जिस गूगल के थ्रू आप काम कर रहे हैं वो भी एक उद्योगपति का है, जिस हाथ में फोन को पकड़ा हुआ है वो किसी उद्योगपति का है, और जो उसमें सिम डली हुई है वो भी किसी उद्योगपति की है। जिस सिम के थ्रू आप ये, जिस डाटा पैक के थ्रू आप ये वीडियो देख पा रहे हैं वो भी एक उद्योगपति की है। तो उन्हें नकारो मत, उनकी अपनी एक व्यवस्था है। हां, वो सरकार पर हावी ना हो जाएं, इसलिए सरकार को मजबूत बनाए रखो, सरकार पर दबाव बनाए रखो, लेकिन उनका इतना विरोध करना कि उन्हें ही देश से बाहर निकाल देना, तो रोजगार कहां से आएगा? अगर इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे तो भाई सीधी सी बात ये, फिर तो आपकी इंटेलेक्ट के ऊपर सवालिया निशान है। और कितनी जमीन खरीद लेंगे और क्या कर लेंगे, और वो बिना पैसे दिए आपसे जमीन खरीद लेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर एक खेत की कीमत अगर 1 करोड़ रुपया दी जाती है, 50 लाख रुपया भी दी जाती है, तो भी आप अरबपति करोड़पति बनते हुए देर नहीं लगाएंगे। अब उस 50 लाख या 1 करोड़ रुपए को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज समझने वाली है कि असलियत में दिग्भ्रमित आंदोलन क्यों हैं, क्योंकि वास्तव में इनका आउटकम कुछ नहीं है। अपने आप को इन्होंने बदनाम किया, बदनाम करने के बाद एक जनसमूह इनके खिलाफ, अब दिल्ली का जो जनसमूह है वो इनके खिलाफ भड़क चुका है। दिल्ली नहीं, शहरों की आबादी जो अप्रोक्सीमेट 30% 35% के आसपास हो चुकी है, वो इन जन आंदोलनों के खिलाफ भड़क चुकी है। ये क्या ड्रामा है? आप शहरों को बंधक कैसे बना सकते हैं? अगर आपका जीवन खेती किसानी से, तो हमारा जीवन भी तो है यार। और हम कौन सा इंग्लैंड से या फ्रांस से आए हैं? हम भी तो आप ही के गांव से निकल के आए हैं। हमें भी आपकी चिंता है, लेकिन उसकी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। मेरे पास अपना रोजगार है, मेरे रोजगार को तो नुकसान ना पहुंचाएं।
ये सबसे बड़ी समस्या है। दिग्भ्रमित आंदोलन है ये दोनों, और ये इसका दौर चल चुका है। जाट आंदोलन दिग्भ्रमित, दिशाहीन। आरक्षण चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों, तो कोई खास जवाब नहीं कि सबको मिला हुआ तो हमें भी दे दो। ये आंदोलन शाहीन बाग, जी हमें निकाल देंगे। अरे इज इट पॉसिबल कि 14% या 15% आबादी को निकाल दिया जाए? 20 करोड़ 25 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ के बीच की आसपास की आबादी को निकाल दिया जाए? क्या यह पॉसिबल है? नहीं है। तो डरा किस चीज को रहे हैं? तो सीएए के मामले में लोग वैसे परेशान थे, किसान आंदोलन के मामले में लोगों को वैसे डरा दिया, और विपक्ष कहां है पता नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास नेतृत्व क्षमता नहीं है। तो ये 12-13 बंदे आके या 4 दादियों ने आके उस विपक्ष की भूमिका को निभाया, लेकिन इनके पास खुद क्षमता नहीं थी। नतीजा क्या कि विपक्ष असहाय है। विपक्ष ने सड़क के आंदोलन का अपना जो अस्त्र है वो छोड़ दिया, जिसे इन लोगों ने उठा लिया, लेकिन इनके पास वो दिशा नहीं है या वो व्यवस्था नहीं है जिसके अकॉर्डिंग उस दिशा को आगे बढ़ा सके, उस आंदोलन को उस दिशा में आगे बढ़ा सके। नतीजा ये कि इस समय पर मामला खराब है, दिल्ली बंधक बनी हुई है, देश स्तब्ध है, दुनिया तमाशा देख रही है, सिर्फ इसलिए अपनी एक ऐसी मांग मनवाने के लिए जिसमें सुधार तो किया जा सकता है, उस कदम को वापस नहीं लिया जा सकता। और पीछे हटके अड़ियल पने पर रहकर काम करना बिल्कुल सही नहीं है। यहां गांधी जैसे बड़े नेता को भी अगर आप देखेंगे, जन समूह का विरोध करते हुए उन्होंने बहुत सही तरीका अपनाया, इरविन से जाके समझौता कर लिया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके भाग लिया, जिसके बारे में पूरा देश विरोध कर रहा था। उसमें भाग लिया और अपने समर्थकों के विरोधी, अपनी जन भावना, अपने देश समर्थकों की जो भावना थी, जन भावना थी, उसके विरोध में जाके कदम उठाया। और मजे की बात ये, नेता की यही तो क्षमता होती है। यहां मार्च में सेशन होता है, उसके बाद सीधा और मजे की बात, लोगों का समर्थन भगत सिंह के लिए था। 2-3 दिन बाद उसको फांसी हो गई। मतलब 5 मार्च को समझौता हुआ, 21 या 23 मार्च को फांसी हुई और 28 मार्च को गांधी जी कराची गए कांग्रेस का सेशन अटेंड करने के लिए, और अपनी लीडरशिप के दम पे लोगों को समझाया कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, और कांग्रेस सहमत हुई और समझौता करके अकेले आगे बढ़े। यहां ये नेता की कमी है, इनमें वो नेता नहीं है। विपक्ष गायब है। विपक्ष ना संसद में कुछ कर पा रहा, ना सड़क पे कुछ कर पा रहा, और यही कारण है संसद में उसके पास हथियार नहीं, विपक्ष कमजोर पड़ा हुआ है, और सड़क वाला जो हथियार था वो इन लोगों ने उठाया, और नतीजा इन लोगों के साथ ये है कि इनके पास खुद व्यवस्था नहीं है, खुद इनको वो तरीका नहीं है कि अपनी मांगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए अव्यवस्था का दौर चालू हो रहा है, और पूरी इस अव्यवस्था के दौर में विपक्ष इस समय की स्थापित सरकार से कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एनालिसिस था कि दिग्भ्रमित आंदोलन क्यों है, कैसे हैं। इसमें अगर किसी चीज की कोई भी आपको गुंजाइश है, चेंज करते हैं या कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमें इसमें क्या चेंज की आवश्यकता है। धन्यवाद।